नमस्कार। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 जुलाई 2025 और हम लेकर आए हैं आज का डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस। नमस्कार। आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे वो हमने पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी रिलायबल सरकारी वेबसाइट से ली हैं। यूपीएससी के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं एक कोट से। कन्फ्यूशियस ने कहा था, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हाँ, मतलब हमारी असली शान कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। और यूपीएससी की तैयारी भी कुछ ऐसी है ना? जी, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सही कहा। तो आज हम किन टॉपिक्स पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं? आउटलाइन क्या है आज का? देखिए, आज हम कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को कवर करेंगे। सबसे पहले जर्नल स्टडीज पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भारत की मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी यानी बहुपक्षीय कूटनीति पर बात होगी, खासकर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, और चीन के साथ जो चैलेंजेस हैं उनको समझेंगे। अच्छा, एससीओ मीटिंग जो अभी हुई है तियानजिन में। हाँ, बिल्कुल। फिर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता वीएस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। इसमें ट्रंप के कुछ हालिया दावों का जिक्र आएगा। ओके। और जीएस पेपर 2 से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है गवर्नेंस का। इसमें आधार, बायोमेट्रिक्स और वेलफेयर स्टेट के इंटरकनेक्शंस को देखेंगे। जी। और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के तहत अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता की मौजूदा स्थिति और लीगल रिकोर्स मतलब कानूनी उपायों पर भी एक नजर डालेंगे। ये सब तो हुआ जीएस पेपर 2। पेपर 3 के लिए क्या है? पेपर 3 के लिए भी काफी कुछ है। सबसे पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण कितना जरूरी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बातें सामने आई हैं उस पर सीडीएस के बयान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हाँ, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है, ड्रोन्स और उनकी काउंटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। फिर साइंस एंड टेक में ही स्पेस सेक्टर को देखेंगे। एक्सियम 4 मिशन और भारत के गगनयान एम्बिशंस क्या हैं, इस पर बात होगी। इंटरेस्टिंग। गगनयान मिशन पर अपडेट्स का इंतजार रहता है। जरूर। इकोनॉमी सेक्शन में हम इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस, इन्फ्लेशन के मौजूदा ट्रेंड्स और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर बात करेंगे। और एसएनटी में कुछ और ब्रेक थ्रूज और उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी टच अपॉन करेंगे। ठीक है। और एनवायरनमेंट? हाँ, एनवायरनमेंट से जुड़ा जीएस पेपर 3 का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामले। इसमें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस कैसे साधा जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। वाह, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लग रही है। तो शुरू करें पहले टॉपिक से, एससीओ और भारत की कूटनीति। बिल्कुल। तो जैसा हमने कहा, हाल ही में चाइना के तियानजिन शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों की परिषद सीएफएम की मीटिंग हुई। भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद थे। और इस मीटिंग में क्या खास रहा भारत के नजरिए से? देखिए, सबसे अहम बात जो सामने आई वो है आतंकवाद पर भारत का रुख। ईएम जयशंकर ने टेररिज्म के खिलाफ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन अपनाने का आह्वान किया, मतलब कोई समझौता नहीं। और उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र भी किया है ना, जो हाल ही में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और ये बयान इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये एससीओ के मंच पर दिया गया, जहां पाकिस्तान और चाइना दोनों सदस्य देश मौजूद थे। ये दिखाता है कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे को कितनी गंभीरता से उठा रहा है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां सदस्य देशों के बीच आतंकवाद की डेफिनेशन को लेकर ही कई बार मतभेद रहे हैं, वहां इस तरह का कड़ा रुख अपनाने का प्रैक्टिकल असर कितना होता है? क्या सब देश एक पेज पर आ पाते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, एससीओ की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इसमें मध्य एशियाई देश हैं, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और भारत भी है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स और पर्सपेक्टिव्स हैं टेररिज्म को लेकर। कुछ देश गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात भी करते हैं। हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात तो आती है सामने। एग्जैक्टली। तो ऐसे में भारत का लगातार इस मुद्दे को उठाना, खासकर पाकिस्तान और चाइना की मौजूदगी में, एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत इस मुद्दे पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाए रखना चाहता है। भले ही इमीडिएट कंसेंसस ना बने, पर भारत अपनी पोजीशन को डाइल्यूट नहीं करेगा। तो एससीओ भारत के लिए एक तरह से डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ तो ये रीजनल कनेक्टिविटी और दूसरे मुद्दों पर सहयोग का मंच है, दूसरी तरफ यहीं पर अपने एडवर्सरीज से डील भी करना पड़ता है।
आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि एससीओ भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है अपनी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए। ये भारत को सेंट्रल एशिया से जुड़ने का मौका देता है, रशिया के साथ अपने ट्रेडिशनल टाइज को मेंटेन करने का अवसर देता है और साथ ही चाइना और पाकिस्तान के साथ सीधे एंगेजमेंट का एक चैनल भी खुला रखता है। एंगेजमेंट की बात आई तो ईएएम जयशंकर की चीनी नेताओं से बायलैटरल मीटिंग भी हुई, शायद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। जी हाँ, ईएएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों बायलैटरल रिलेशंस पर बात हुई। बताया गया कि रिलेशंस में गुड प्रोग्रेस हुई है। गुड प्रोग्रेस, ये थोड़ा वेग नहीं लगता, खासकर जब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं तनाव को देखते हैं। बिल्कुल, ये टर्म गुड प्रोग्रेस इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। ईएएम ने जिक्र किया कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट, सैन्य वापसी और डीएस्केलेशन, तनाव में कमी के प्रोसेस में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन ये भी सच है कि कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि डिप्लोमैटिक चैनल्स खुले हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है? हाँ, यही ज्यादा एक्यूरेट असेसमेंट होगा। भारत का स्टैंड क्लियर है कि जब तक बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बहाल नहीं होती, तब तक चाइना के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। एससीओ जैसी मीटिंग्स साइडलाइंस पर बायलैटरल टॉक्स का मौका देती हैं, जहां इन मुद्दों पर बात हो सके, लेकिन ब्रेक थ्रू हुआ है ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाके एससीओ में भारत की पार्टिसिपेशन एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट है, अपने कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स को उठाते रहना और साथ ही रीजनल एंगेजमेंट बनाए रखना। एग्जैक्टली। ये भारत की प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी, व्यवहारिक कूटनीति का उदाहरण है। आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, तो आपको उनके साथ डील करने के तरीके खोजने होंगे, डिप्लोमैटिक चैनल्स खुले रखने होंगे, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना। एससीओ इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। समझ गई। ये तो हुई बात इंटरनेशनल रिलेशंस की। अब आते हैं जीएस पेपर 2 के एक और पहलू पर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें ये ट्रंप के सीजफायर क्लेम्स का क्या मामला है? हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ दावे किए हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े टकराव को टालने में भूमिका निभाई थी, एक तरह से सीजफायर करवाया था। अच्छा, ये कब की बात है और किस संदर्भ में? ये दावे थोड़े अस्पष्ट हैं, स्पेसिफिक्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इशारा शायद 2019 में पुलवामा हमले के बाद जो तनाव बढ़ा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, उस दौरान की तरफ हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि दोनों देश युद्ध के कगार पर थे और उन्होंने हस्तक्षेप करके इसे रोका। इस दावे पर भारत का या पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया है? ऑफिशियली तो दोनों देशों ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। देखिए, ऐसे दावे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। अमेरिका खुद को एक इनडिस्पेंसेबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकता है। ट्रंप के बयानों को उनके अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। लेकिन भारत के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है? मतलब, क्या भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं है या उसे बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर देता आया है। मतलब, हम अपने विदेश नीति के फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेंगे, किसी बाहरी दबाव में आकर नहीं। ट्रंप के दावों को अगर सच माने तो ये इस इमेज को थोड़ा चैलेंज करता है। पर क्या ये संभव नहीं कि उस वक्त तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे कई देशों ने भूमिका निभाई हो, डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिव रहे हों? बिल्कुल संभव है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा होता है। तनाव के समय बैक चैनल कम्युनिकेशन और थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोशिशें होती हैं। अमेरिका एक ग्लोबल पावर होने के नाते ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसे इस तरह पोर्ट्रे करना कि सिर्फ उनके कहने पर युद्ध रुका, ये शायद एग्जैजरेशन हो। तो भारत के लिए लेसन क्या है? अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाए, खासकर जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और ग्रेट पावर्स के बीच कंपटीशन बढ़ रहा है। भारत की पॉलिसी रही है मल्टी अलाइनमेंट की। मतलब, हम किसी एक गुट में बनने के बजाय मुद्दे के आधार पर अलग अलग देशों के साथ एंगेज करेंगे। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाना और डिप्लोमैटिक आउटरीच को डाइवर्सिफाई करना, ये सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के तरीके हैं। ट्रंप के दावों जैसे बयानों को एक्नॉलेज करते हुए भारत को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर कायम रहना होगा। राइट। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। चलिए, अब डोमेस्टिक इश्यूज पे आते हैं। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से जुड़ा आधार वाला मामला, UIDI का नया निर्देश क्या है? हाँ, ये जीएस पेपर 2 के लिए
बहुत रेलेवेंट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिन बच्चों का आधार कार्ड 5 साल की उम्र से पहले बना था, उन्हें 5 से 7 साल की उम्र के बीच अपना बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन्स अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। इसे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU कहा जा रहा है। अच्छा, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते थे पहले? हाँ, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट उनके माता पिता के आधार और बच्चे की फोटोग्राफ के आधार पर होता था। उनके फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन्स नहीं लिए जाते थे क्योंकि वो उस उम्र में स्टेबल नहीं माने जाते। अब MBU के जरिए 5 साल की उम्र के बाद ये डेटा कैप्चर किया जाएगा। और ये अपडेट कराने की प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए कोई शुल्क लगेगा? निर्देश के मुताबिक 5 से 7 साल की उम्र के बीच ये MBU अपडेट निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। आप किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर ये करवा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई कैच है? कैच ये है कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र तक ये अपडेट नहीं करवाता है, तो उसके बाद अपडेट करवाने पर 100 रुपए शुल्क देना होगा। और इससे भी बड़ी चिंता की बात है। वो क्या? चिंता ये है कि UIDAI के सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर 7 साल के निर्धारित अवधि के बाद भी MBU नहीं कराया जाता है, तो बच्चे का आधार नंबर डीएक्टिवेट किया जा सकता है। डीएक्टिवेट? इसका मतलब क्या होगा बच्चे के लिए? इसका मतलब बहुत गंभीर हो सकता है। आजकल आधार नंबर कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। स्कूल एडमिशन, स्कूल प्रवेश में इसकी जरूरत पड़ सकती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, सरकारी छात्रवृत्ति पाने के लिए ये जरूरी हो सकता है। और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी आधार लिंकेज अक्सर मैंडेटरी होता है। अगर आधार डीएक्टिवेट हो गया तो बच्चे इन सब सेवाओं से वंचित, मतलब एक्सक्लूड हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, खासकर गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए, जिनके लिए ये सरकारी योजनाएं लाइफलाइन होती हैं। क्या UIDAI ने ये नहीं सोचा कि इससे एक्सक्लूजन का रिस्क बढ़ जाएगा? UIDAI का तर्क है कि बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी हैं ताकि आधार डेटाबेस की इंटेग्रिटी बनी रहे और डुप्लीकेट या फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना हो। बच्चों के बायोमेट्रिक्स 5 साल के बाद ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो उन्हें कैप्चर करना डेटा एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, डीएक्टिवेशन वाली शर्त ने चिंताएं ज़रूर खड़ी कर दी हैं। ये तो एक तरह से आधार को लाइफ साइकिल आइडेंटिटी सिस्टम बना रहा है। मतलब जन्म से लेकर शायद मृत्यु तक आपको लगातार इसे अपडेट कराते रहना होगा। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स इसे इसी तरह देख रहे हैं कि आधार अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बन रहा है जिसे आपको जीवन भर मेंटेन करना होगा, वरना आप स्टेट बेनिफिट से बाहर हो सकते हैं। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का सवाल भी आता है, खासकर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने KS पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा था कि प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, पुट्टास्वामी जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। सवाल ये उठता है कि क्या बायोमेट्रिक डेटा, जो कि बहुत सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसे अनिवार्य रूप से अपडेट कराना और ना कराने पर जरूरी सेवाओं से वंचित कर देना, क्या ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के अनुरूप है? तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है डेटाबेस इंटेग्रिटी और फंडामेंटल राइट्स के बीच। पर क्या ये बैलेंस सही तरीके से बन पा रहा है? एक बहस का मुद्दा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा सिक्योरिटी और वेलफेयर डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। क्रिटिक्स का कहना है कि डीएक्टिवेशन जैसा कदम डिस्प्रोपोर्शनेट है और इससे सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए। खासकर बच्चों के मामले में, जहां उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती अगर पेरेंट्स अपडेट नहीं करवा पाते हैं। सही बात है। बच्चों के अधिकारों, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इन सब को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है UIDAI को डीएक्टिवेशन वाले क्लॉज पर रिकंसिडर करना पड़े, या फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाकर यह सुनिश्चित करना पड़े कि सभी पेरेंट्स समय पर अपडेट करवा लें। ये तो हुई आधार की बात। GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस का एक और पहलू है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। क्या स्थिति है इसकी जमीन पर? क्या कानून अपना काम कर पा रहा है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और इसे किसी भी रूप में प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉज भी हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। कानून तो हैं, लेकिन क्या समाज में ये बुराई खत्म हो गई है? अक्सर खबरें आती रहती हैं डिस्क्रिमिनेशन के। दुर्भाग्य से नहीं। कानून होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है।
भले ही उसके रूप बदल गए हों। ये सरल फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे अलग बर्तनों का इस्तेमाल, सामाजिक बहिष्कार, मंदिरों में प्रवेश ना देना या इंटरकास्ट मैरिजेस का विरोध। तो लीगल रिकॉर्स यानी कानूनी उपाय कितने इफेक्टिव हैं? क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है? लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अंडर रिपोर्टिंग। कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव या पुलिस के रवैये के डर से या कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण मामला दर्ज ही नहीं करवाते। और अगर मामला दर्ज हो भी जाए तो कन्विक्शन रेट कैसा है? कन्विक्शन रेट, खासकर एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत, काफी कम रहा है हिस्टोरिकली। इसके कई कारण हैं: इन्वेस्टिगेशन में कमियां, गवाहों का मुकर जाना और लंबी चलने वाली अदालती प्रक्रिया। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार की कोशिशें हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, सोशल एटीट्यूड्स में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, कानून एक इम्पॉर्टेंट टूल है, डिटरेंस पैदा करता है, पीड़ितों को एक रास्ता देता है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब सोसाइटल माइंडसेट बदलेगा। इसके लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और कम्युनिटी लेवल पर इंटरवेंशंस की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समाज में डीपली एम्बेड करना होगा। ये दिखाता है कि सोशल रिफॉर्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब चलते हैं जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले डिफेंस और टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का स्वदेशीकरण। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। हाल ही में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जो हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का कोड नेम बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है शायद। हाँ, ये क्लासिफाइड ऑपरेशंस के कोड नेम होते हैं। लेकिन सीडीएस के बयान का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रीसेंट एक्सपीरियंसेस ने ये दिखाया है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स और खासकर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी CUAS, मतलब दुश्मन के ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने की टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितनी क्रूशल है। और सीडीएस के मेन मैसेज क्या था? उनका मेन मैसेज था कि UAVs और CUAS सिस्टम्स में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है, एक रणनीतिक अनिवार्यता। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज किया गया? इसके पीछे ठोस कारण है। सीडीएस ने बताया कि फॉरेन डिपेंडेंसी, विदेशी निर्भरता, हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, सैन्य तैयारी को कमजोर करती है। अगर हम क्रिटिकल ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट के समय सप्लाई चेन डिसरप्शंस का खतरा रहेगा। और स्पेयर्स, मेंटेनेंस का इशू भी रहता होगा। बिल्कुल, प्रोडक्शन स्केलिंग, उत्पादन बढ़ाने में दिक्कत आती है। मतलब जरूरत पड़ने पर हम तेजी से ज्यादा ड्रोन्स नहीं बना पाएंगे, स्पेयर्स की कमी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंपोर्टेड सिस्टम्स जरूरी नहीं कि हमारे स्पेसिफिक इंडियन टेरेन, भूभाग और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट हों। हाँ, भारत का टेरेन तो काफी डाइवर्स है। पहाड़ है, रेगिस्तान है, जंगल है, लंबी कोस्ट लाइन है। एग्जैक्टली। हमें ऐसे ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स चाहिए जो इन अलग अलग कंडीशंस में इफेक्टिवली काम कर सकें। और ये तभी संभव है जब हम इन्हें खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करें। इंडिजिनाइजेशन से हमें कस्टमाइजेशन का कंट्रोल मिलेगा। और ये असिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर का खतरा भी बढ़ रहा है ना। मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स या छोटे देश भी सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी मिलिट्री पावर्स को चैलेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने देखा है हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में या यमन में, कैसे ड्रोन्स ने बैटलफील्ड डायनामिक्स को बदल दिया। लो कॉस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और अटैक के लिए किया जा रहा है। इनसे निपटना ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए चैलेंज है। तो CUAS टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी हो गया है। अत्यंत जरूरी। हमें मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स चाहिए, जिसमें डिटेक्शन, रेडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर्स, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन, जैमिंग, स्पूफिंग, किनेटिक किल कैपेबिलिटीज हों। और ये सब स्वदेशी हों तो बेस्ट है। तो सीडीएस का बयान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को डिफेंस सेक्टर में, खासकर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक बड़ा पुश देने की बात है। हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को सीधे तौर पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करने की बात है। ये सिर्फ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है। सरकार, प्राइवेट इंडस्ट्री और DRDO को एनकरेज कर रही है कि वो एडवांस्ड ड्रोन और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस डेवलप करें। इसमें प्रोग्रेस हो रही है।
क्या भारत में डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है? हाँ, प्रोग्रेस हो रही है। कई इंडियन स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं। डीआरडीओ ने भी कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं, लेकिन अभी हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करने और प्रोडक्शन को स्केल अप करने की जरूरत है। सीडीएस का बयान इसी दिशा में एक पॉलिसी डायरेक्शन देता है। समझ गया। डिफेंस के बाद अब बात करते हैं साइंस एंड टेक के और एक एग्जाइटिंग डोमेन की, स्पेस। एक्सियम 4 मिशन और गगनयान। जी, हाल ही में एक्सियम स्पेस का एक्सियम मिशन 4 AX4 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था। प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन मतलब अब प्राइवेट कंपनीज भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रही हैं? हाँ, ये स्पेस सेक्टर में एक नया ट्रेंड है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस। कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एक्सियम स्पेस अब न सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं, बल्कि स्पेस टूरिज्म और प्राइवेट मिशंस टू ISS भी फैसिलिटेट कर रही हैं। X4 इसी कड़ी का हिस्सा था। इसमें भारत के लिए क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस भारत के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान के संदर्भ में है। एक्सियम जैसे मिशंस दिखाते हैं कि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ रही है। भारत भी अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। और गगनयान मिशन का करंट स्टेटस क्या है? भारत कब अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है? गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसरो इसकी तैयारी जोरों से कर रहा है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो में भेजा जाएगा, लगभग 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर, और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। टाइमलाइन क्या है इसकी? देखिए, ओरिजिनल टाइमलाइंस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ी शिफ्ट हुई हैं। अभी फोकस अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स पर है। पहली अनक्रूड फ्लाइट G1 मिशन जल्दी होने की उम्मीद है। इसके बाद और टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, इंक्लूडिंग वन विद अ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र। अगर सब टेस्ट सक्सेसफुल रहते हैं तो मैन्ड मिशन 2026 या उसके बाद हो सकता है। वाओ! तो ये भारत के लिए एक बहुत प्रेस्टीजियस और टेक्निकली चैलेंजिंग मिशन है। बिल्कुल, गगनयान की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगी जिनके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है। ये ना सिर्फ नेशनल प्राइड की बात है, बल्कि इससे साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। कई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, क्रू एस्केप सिस्टम, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। और क्या ये मिशन फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी रास्ते खोलेगा, जैसे मून मिशन या मार्स मिशन? निश्चित रूप से गगनयान से मिली कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस फ्यूचर मिशंस के लिए फाउंडेशन का काम करेंगी। भारत का चंद्रयान 3 सफल रहा है, आदित्य L1 सन को स्टडी कर रहा है। गगनयान के बाद अगला लॉजिकल स्टेप लूनर मिशंस या इवन अ स्पेस स्टेशन हो सकता है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम काफी एम्बिशियस लग रहा है। हाँ, इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस के लिए जाना जाता है। गगनयान और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ इंडियन स्पेस सेक्टर एक नए एरा में प्रवेश कर रहा है। ये GS पेपर 3 SNT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरूर। अब SNT से थोड़ा हटकर इकोनॉमी पर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति है? रेजिलियंस, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब कीवर्ड्स आजकल सुनने में आते हैं। हाँ, इंडियन इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में कई चैलेंजेस से गुजरी है। पेंडेमिक, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई एनर्जी प्राइसेस, इन सब के बावजूद इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाई है। रेजिलियंस मतलब किस सेंस में? रेजिलियंस मतलब शॉक्स को अब्जॉर्ब करने और बाउंस बैक करने की क्षमता। कंपेयर्ड टू मेनी अदर मेजर इकोनॉमीज, इंडिया की ग्रोथ रेट रिलेटिवली हाई रही है। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी हद तक स्ट्रांग बनी हुई है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। खासकर फूड इन्फ्लेशन एक परसिस्टेंट चैलेंज रहा है। RBI ने इसे कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की है, रेपो रेट बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने भी सप्लाई साइड मेजर्स लिए हैं। हाल के महीनों में हेडलाइन इन्फ्लेशन में कुछ मॉडरेशन देखने को मिला है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। तो फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी दिख रही है? क्या इंडिया हाई ग्रोथ पाथ पर वापस आ पाएगा? आउटलुक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी प्रोजेक्ट किया है। फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाइक GST, IBC, पुश फॉर मैन्युफैक्चरिंग, PLI स्कीम्स और डिजिटलाइजेशन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव लगते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे? बिल्कुल, चैलेंजेस कम नहीं हैं। ग्लोबल स्लोडाउन का असर एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और पिकअप करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, खासकर फॉर्मल सेक्टर में, एक बड़ा चैलेंज है। रूरल डिमांड को सस्टेन करना ज़रूरी है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी इकोनॉमी पर असर डाल सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक बैलेंसिंग एक्ट है।
ग्रोथ को सपोर्ट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। एग्जैक्टली। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब सरकारी घाटे को काबू में रखना भी जरूरी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जा सके। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के कोर इश्यूज हैं। ठीक है, इकोनॉमी के बाद वापस साइंस एंड टेक पर आते हैं। आपने कहा था कि कुछ और ब्रेक थ्रूज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी बात करेंगे। जी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G 6G टेक्नोलॉजी, ये सब एरियाज हैं जहां लगातार ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। भारत भी इन फील्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रिसर्च को प्रमोट कर रहा है। एआई तो आजकल हर जगह है, इसके रेगुलेशन को लेके क्या चल रहा है? एआई का रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है। ग्लोबली इस पर डिबेट चल रही है। एक तरफ एआई के इमेंस पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस में। दूसरी तरफ रिस्क भी हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस, प्राइवेसी कंसर्न्स, मिसयूज फॉर मैलिशियस पर्पसेस। तो भारत का अप्रोच क्या है एआई रेगुलेशन को लेकर? भारत का अप्रोच अभी तक कॉशियस है। गवर्नमेंट ने एआई स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, इनोवेशन को प्रमोट करने की बात की है, लेकिन कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन अभी नहीं आया है। फोकस रिस्पॉन्सिबल एआई पर है, मतलब एआई को एथिकल तरीके से डेवलप और डिप्लॉय किया जाए। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है कि इनोवेशन स्टाइफल ना हो, लेकिन रिस्क्स को मैनेज किया जा सके। और बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के रेगुलेशन का क्या? बायोटेक्नोलॉजी, खासकर क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज भी पावरफुल टूल्स हैं, बट दे रेज सिग्निफिकेंट एथिकल क्वेश्चंस। भारत में इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे GAEC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो जीएम क्रॉप्स को देखती है। ह्यूमन जीन एडिटिंग के लिए गाइडलाइंस डेवलप करने की जरूरत है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स डेवलप करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी आगे भाग रही है, रेगुलेशन पीछे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। इसे पेसिंग प्रॉब्लम कहते हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप होती है, उसके सोसाइटल इम्प्लीकेशन समझने और उसके लिए रूल्स बनाने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट्स को एजाइल और एडेप्टिव होना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी जरूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज ग्लोबल हैं। राइट। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी मेन टॉपिक पर, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है एनवायरमेंटल इश्यूज को लीगल फ्रेमवर्क के जरिए एड्रेस करना। इसमें लॉज बनाना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना और कोर्ट्स का रोल, ये सब आता है। भारत में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है। जैसे कि कौन सी मेन लॉज हैं? हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब की लेजिस्लेशंस हैं। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT है, जो एनवायरमेंटल केसेस को स्पीडीली हैंडल करने के लिए बनाया गया है। क्या भूमिका निभाई है? इंडियन जुडिशरी का रोल बहुत प्रोएक्टिव रहा है। PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के जरिए कोर्ट्स ने कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट माना गया है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट्स को एस्टैब्लिश किया है। लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन लेवल्स हाई हैं, तो लॉज और कोर्ट्स के होने के बावजूद गैप कहाँ है? गैप है इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट में। लॉज तो हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनका कंप्लायंस सुनिश्चित करना एक चैलेंज है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स वीक हैं। कई बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देने में जल्दबाजी या पॉलिटिकल प्रेशर होता है। ये डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का डिबेट हमेशा चलता रहता है। बैलेंस कैसे बने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही रास्ता है। हमें ऐसा डेवलपमेंट मॉडल चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी का भी ध्यान रखे। इसके लिए रोबस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA प्रोसेस जरूरी है, लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन जरूरी है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करना होगा। और NGT का रोल कितना इफेक्टिव रहा है? NGT ने निश्चित रूप से एनवायरमेंटल एडजुडिकेशन को स्पीड अप किया है और कई इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पास किए हैं। लेकिन NGT के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना अभी भी एक चैलेंज है। उसके पास कंटेम्प्ट पावर्स हैं, पर रिसोर्सेज और मैन पावर की कमी भी है। तो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस एक डायनामिक फील्ड है, जहां लॉज, पॉलिसीज और कोर्ट इंटरवेंशंस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज जैसे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जिनके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स को अडैप्ट करना होगा। जस्ट ट्रांजिशन, मतलब कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से सबुज अर्थव्यवस्था में रूपांतर, इसके मतलब जो विषय हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं।
ये सब यूपीएससी मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। तो ये थे आज के हमारे डिटेल्ड एनालिसिस के टॉपिक्स। हमने एससीओ से लेकर ड्रोन्स, आधार, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट तक काफी सारे डायमेंशंस कवर किए। हाँ, और जैसा कि आउटलाइन में मेंशन था, पार्ट बी में प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्चुअल कंपेंडियम होता है और पार्ट सी में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं जो एस्पिरेंट्स हमारी वेबसाइट या चैनल रिसोर्सेज से एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेट। तो आज की चर्चा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या रहे? जरूर। पहला, भारत एससीओ जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी के तहत कर रहा है, नेबर्स के साथ एंगेज करना और साथ ही कोर इंटरेस्ट्स लाइक काउंटर टेररिज्म को असर्ट करना। दूसरा, डिफेंस में ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस अब स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। तीसरा, गवर्नेंस में आधार बायोमेट्रिक अपडेट का निर्देश एफिशिएंसी वर्सेस एक्सक्लूजन और प्राइवेसी राइट्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ दिखाता है। चौथा, सोशल जस्टिस के फ्रंट पर अनटचेबिलिटी के खिलाफ लीगल फ्रेमवर्क तो है, पर सोसाइटल चेंज और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जरूरी है। पांचवा, स्पेस सेक्टर में गगनयान और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से इंडिया नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। छठा, इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट है, पर इन्फ्लेशन और जॉब क्रिएशन जैसे चैलेंजेस बने हुए हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ फोकस है। सातवां, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई के लिए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन जरूरी है, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिस्क्स। और आठवां, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में लॉज और जुडिशरी का रोल अहम है, पर इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट कंजर्वेशन बैलेंस की चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। बहुत बढ़िया। और जाते जाते विलियम जेम्स का एक और कोट याद आता है, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। हाँ, मतलब ऐसे काम करें जैसे कि आपके काम से फर्क पड़ता है, क्योंकि सच में फर्क पड़ता है। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। एग्जैक्टली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये लंबी और डिटेल चर्चा आप सभी लिसनर्स के लिए उपयोगी रही होगी। बेहतर समझ के लिए आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। ये एनालिसिस न सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा, बल्कि आपको आसपास हो रहे घटनाओं को समझने और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में भी हेल्प करेगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुपर थैंक्स के जरिए चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट लंबे समय तक लाते रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू, सुरक्षा, शासन, अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ती जा रही है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्टेट सर्वेलेंस, राज्य की निगरानी के बीच के नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित कर रही है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।